जब मेरे वालिद साहब को घर के बाहर लेकर आए तो मेरे वालिद साहब मुझसे पहचानने नहीं गए। मेरे वालिद साहब की दाढ़ी मुंडी में उन्होंने सर के बाल भी काटे हुए थे। मेरी आंखों में वो हिम्मत नहीं है, मेरे ना बच्चों के अंदर है। कार साहब से इतराफ, उन्होंने इतना मारा पिटा, साथ में ये भी कहा गया है कि हम आपको मार देंगे, आपके बच्चों को, आपके भाइयों को डेरों पे ले जाके मारेंगे। जबकि कार साहब ने अपनी जान बचाने के लिए इतनी बात की कि मैंने किया कुछ नहीं, मैंने कोशिश की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़वातीन हज़रात, आपने सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल होता हुआ देखा होगा जिसके अंदर 3 से 4 लोग बैट हाथ में पकड़कर एक बारिश आदमी को, एक कारी साहब को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। उनको बैट से मारा जा रहा है, उनको कान पकड़वाए जा रहे हैं, उनको मुर्गा बनाया जा रहा है, उनको बरहना बल्कि नीम बरहना करके उनको मुआशरे में बाहर गली मोहल्ले में उनको फिराया जा रहा है। गली गली जिस घर में वो कुरान मजीद की तालीम पढ़ाते थे, कुरान पाक पढ़ाते थे, उस घर में दरवाज़ा खटखटा के बताया जा रहा है कि इन कारी साहब के साथ आपने आज के बाद से इनसे कुरान नहीं पढ़वाना, क्योंकि ये बच्चों के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती करते हैं। और वो यही इल्ज़ाम उस वीडियो में बार बार लगा भी रहे हैं और कारी साहब से ये उगलवाने की या ये बात मनवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये सारा मौक़िफ़ है क्या, ये सारा वाक़या जो पेश आया जिसकी सोशल मीडिया पर इस वक्त वीडियोस वायरल हैं, ये वाक़या असल में क्या है? कारी साहब की फैमिली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये बताइएगा कि ये वाक़या किस दिन का है? ये जुम्मे वाले दिन का वाक़या है और जो बच्चे को हिट किया गया वो पीर वाले दिन, यानी कि जुम्मे से पहले जो पीर है उसको किया गया। पीर के बाद मंगल बुध जुमेरात को कार साहब रूटीन के मुताबिक पढ़ाने जाते रहे हैं और जुम्मे वाले दिन कार साहब रूटीन के मुताबिक ही गए हैं, लेकिन इनके जाने से पहले वो पूरे प्लान के साथ बैठे हुए थे और जाते ही उन्होंने कारी साहब को, यानी कि वो इब्तदाई वाली उन्होंने बनाई नहीं है कि कैसे कार साहब से पूछगछ शुरू की, जब वो नहीं उन्होंने बनाई, क्योंकि अगर वो बनाई होती उसके अंदर कार साहब ने यकदम तो इतराफ़ नहीं किया। कार साहब से इतराफ़ उन्होंने इतना मारा पिटा, इतना, वो आप वीडियो के अंदर सारा कुछ मौजूद है और हमारे अंदर तो ताकत है ही नहीं हमारी आंखों के अंदर कि हम उस वीडियो को देख लें। अभी तक हम सुन रहे हैं, हमने अपनी आंखों से उस वीडियो को देखा नहीं है। मेरी आंखों में वो हिम्मत नहीं है, मेरे ना बच्चों के अंदर है कि हम इस वीडियो को देख लें। तो जिस तरीके से कारी साहब को मारा जा रहा है, इतना मार के उनका बुरा हाल करके फिर कारी साहब को वो उनके जो बयान है वो उनसे लिए गए हैं और फिर जब साथ में ये भी कहा गया है कि हम आपको मार देंगे, आपके बच्चों को, आपके भाइयों को डेरों पे ले जाके मारेंगे। तो जब एक बंदा अकेला हो और फिर वो शुगर का मरीज़ हो और इतनी मार खाने के बाद फिर वो अपनी जान बचाने के लिए, ये तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें मिलता है कि जान बचाने के लिए हराम खाना भी जायज़ है, झूठ बोलना भी जायज़ है। जबकि कारी साहब ने अपनी जान बचाने के लिए इतनी बात की कि मैंने किया कुछ नहीं, मैंने कोशिश की थी, सिर्फ इतनी बात गलवा सके हैं और इतना ज़्यादा कारी साहब को मारा गया। और फिर पुलिस वालों जो हैं वो भी कारी साहब के साथ, यानी कि हमें इंसाफ नहीं वहाँ से भी मिला। जो मुल्ज़म थे, जो जालिम थे करने वाले ज़्यादती, वो छूट गए हैं पैसा देकर और हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतना पैसा दे सकें, जिसकी वजह से आज मेरे कारी साहब जेल के अंदर हैं। अभी तक हमारी कोई सुनवाई हुकूमत इसकी तरफ से नहीं हुई, पुलिस वालों की तरफ से हमें झूठे तसल्लियाँ दी गई हैं। लेकिन ये बताइएगा कि कारी साहब कितने अरसे से पढ़ा रहे थे और कितने घरों में पढ़ा रहे थे? कारी साहब तकरीबन 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं ऐसे ही, और इनके घर में 4 साल से पढ़ा रहे हैं। कितने घरों में तकरीबन अंदाजन पढ़ाते थे वो? अंदाजन इस वक्त कारी साहब 10 या 15 घरों में पढ़ा रहे थे। सारे घरों में जाके इस तरह से मना कर दिया गया कि सारे घरों में जाके इस तरह से कारी साहब को साथ ले जा के मना किया गया। उस वक्त कारी साहब किस हालत में थे? बरहना हालत में उनको बाजार में लेके फिर रहे थे, नीम बरहना थे? जब कारी साहब को लेके गए हैं, सर पे टोपी भी नहीं थी, सर पूरा उनका मुंडा गया था, दाढ़ी उतार दी गई थी और कपड़े फाड़े हुए थे कारी साहब के, तो जिस्म से जगह जगह से खून निकल रहा था और ऐसे कपड़े फटों में वो कारी साहब को लेके गए हैं। और इतना तशद्दुद के बाद खुद कारी साहब साइकिल चलवा के कारी साहब को साथ लेके फिरते रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि उस दिन घर से कितने बजे निकले थे पढ़ाने के लिए? उस दिन 5 बजे निकले हैं घर से पढ़ाने के लिए। ये आपको इत्तला कब आई कि उनके साथ ये सब हो गया? हमें तकरीबन जो 9 बजे इत्तला मिली है। ठीक है, और फिर आप तक पहुँचे कब वो? आप हमारे तक वो तकरीबन 10 साढ़े 10 तक पहुँचे हैं। वो थोड़ा सा बताइएगा कि जब आपके पास लेकर आए, वो आप बता रही थी कि उनकी दाढ़ी भी नहीं थी, सर के बाल भी, आप लोग तो पहचान भी नहीं पा रहे थे, तो घर पे छोड़ के चले गए? हाँ जी, घर पे दरवाजे पे छोड़ के चले गए थे। फिर हमने कारी साहब के कपड़े वगैरह चेंज करवाए हैं, उनसे पूछ-गछ की है। अभी हम पूछ-गछ में ही थे, वो बिल्कुल भी इतने खौफजदा थे कि वो बोल नहीं रहे थे, हमारी कोई बात का जवाब नहीं दे रहे थे। तो जैसे अभी हम पूछ-गछ में मसरूफ़ हैं तो हमारे मीडिया वालों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि हम आपकी हिमायत के लिए आ रहे हैं। वो फ़ौरन पहुँचे हैं और फ़ौरन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और वो फ़ौरन कारी साहब को लेकर थाने चले गए हैं। वो मीडिया वाले थाने लेकर चले गए?
वो जो आदमी जिसका हमें फ़ोन आया था वो कह रहा था कि मैं मीडिया वाला हूँ, लेकिन उसके साथ पुलिस थी। और जिस अंदाज से वो आए हैं, क्योंकि हमारा घर पर्दे वाला था और वो डायरेक्ट ऊपर चौथी मंजिल पे मेरे कमरे तक आ गए हैं, जहाँ पे मेरी जवान बेटियाँ भी मौजूद थी। लेकिन वो हमें ये बात कहते रहे कि हम आपके फ़ायदे के लिए आए हैं। हम कहते रहे कि भाई हम उनको नीचे ले आते हैं घर साहब को, तो उन्होंने हमारी नहीं सुनी, वो खुद मेरे कमरे तक चले गए हैं। उस वक्त जब पुलिस आपके कमरे तक आ गई, लेडी कांस्टेबल्स थी उनके साथ? नहीं, उनके साथ कोई लेडीज़ नहीं थी, वो सिर्फ एक आदमी था जो ऊपर तक गया, बाकी सारे नीचे थे। वो सरकारी कपड़ों में था या सिविल कपड़ों में था? वो उस वक्त सिविल में था। यानी पुलिस की वर्दी उसने नहीं पहनी हुई? उसकी वर्दी उसने नहीं पहनी थी। वो कहता था मैं मीडिया का आदमी हूँ। अपने आपको मीडिया का, और वो जिस गाड़ी में आया था वो पुलिस की गाड़ी थी? जी, वो पुलिस की गाड़ी थी और ख़ुद वो बाइक पे था। अपना क्या ओहदा बताता था वो? ये नहीं, हमें उसने मौका नहीं दिया कुछ पूछने बताने का। वो तो ऐसे आनंद फानंद आए और चले गए। उस वक्त तक एफआईआर दर्ज हो चुकी हुई थी? नहीं, एफआईआर दर्ज दूसरे दिन हुई है। आप बताइएगा कि आपको जब फ़ोन आया कि आपके वाले साहब के साथ ये सब हो चुका है, तो उस वक्त क्या आलम था और आपने वाले साहब को रिसीव किया? आपकी बाद में उनके साथ जेल में इस वक्त मुलाकात भी हो चुकी है, ये बताइएगा। मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि आपके वालिद साहब के साथ ये मामला पेश आया, तो मुझे बहुत एकदम बेचैनी सी लगी कि मेरे वालिद साहब बिल्कुल ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके साथ, हमें उन्होंने बड़ा किया। तो मैं उसी टाइम बेचैनी लगी, मैं कभी दीवार पे, बालकनी पे, कभी अंदर कभी बाहर। फिर मैं नीचे चला गया दरवाज़े के पास, दरवाज़े के बाहर। मैं पूरा 1.5 घंटा उनका इंतज़ार बाहर खड़े हो के मैं करता रहा। हमें उनके घर का नहीं था पता, तो हमें उनके घर के सामने एक बंदा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिला। उसने बताया जी आपके वालिद साहब को लेके आ रहे हैं। तो फिर मैं उनके इंतज़ार में बाहर खड़ा रहा। जब मेरे वालिद साहब को पीछे 2 आदमी थे उनके घर के बाहर लेकर आए, तो मेरे वालिद साहब मुझसे पहचाने नहीं गए। मेरे वालिद साहब की दाढ़ी मुंडी में थी, उन्होंने सर के बाल भी काटे हुए थे। अच्छा, ये बताइएगा माजी कि जब ये सारा वाक़या हो गया, एफआईआर कितनी देर के बाद दर्ज हुई और फिर उसके बाद पुलिस ने आपके साथ कैसा रवैया अपनाया? एफआईआर जो है ना वो दूसरे दिन दर्ज हुई है, हमारे दूसरे दिन हमें वो मिली है। उसके बाद पुलिस वालों ने हमें कहा कि आप ऐसे करें, पहले तो रात को हमें एफआईआर काटने से पहले कहते कि सुलह कर लें कि कुछ पैसे आपके लगेंगे। हमने कहा हम गरीब बंदे हैं, इतना नहीं कर सकते। वो हमें 1.5 लाख तक हमें वो कह रहे थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मेरे पास एसएचओ पैसे मांग रहा था 1.5 लाख रुपये। उनका कोई बंदा था उनके अंदर का ही, वो किसी के साथ हमने कॉन्टैक्ट किया था, वो कह रहे थे कि आपके इतने पैसे लगेंगे। तो फिर हमने जब तक अरेंज किया तब तो कहता कि मामला जो है वो बहुत हाईलाइट चला गया हुआ है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आपसे टोटल कितने पैसे डिमांड किए गए, कितने अरसे में, कितने टाइम में आपने उनको कितने पैसे दे दिए अब तक पुलिस वालों को? हमने उसी रात एक बंदा हमसे मिला, हमने उसको 20,000 रुपया दिया। वो कौन था? वो पुलिस वाला था, एसएचओ था, कौन था वो? वो यही बता रहा था कि मैं पुलिस वाले का कार ख़ास हूँ। जी जी। तो हमने उसको 20,000 रुपया दिया। तो उसके बाद हम चले गए। उसने हमें कहा कि मैं आपको एफआईआर की कॉपी जो सी है वो आपको भेजूँगा सुबह। एफआईआर जो भी मामला है आप तक मैं पहुँचाऊँगा। हम बाद में उससे कांटेक्ट में रहे, कि कांटेक्ट करते रहे, क्योंकि हमने पहली दफ़ा कोई इस पंगे में पड़े कि हमें ना आगे का पता था ना पीछे का पता था। तो उसने हम फ़ोन करते रहे कि हमें कुछ मामले का, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हुए थे कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या हमारे बाबा से के साथ क्या होगा, क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे। बहुत परेशान थे हम। तो उसने बिल्कुल भी हमारी सारा दिन कॉलें नहीं उठाई। अच्छा, ये बताइएगा, उन्होंने जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि मैं हरकत की थी या मैंने कोशिश की थी, तो आपकी जब बात हुई तो आपको उन्होंने क्या कहा? मैंने उनको पास बैठाया, मैंने कहा मैं आपका बेटा हूँ, मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है, ताकि जो होगी गलती वो भी मुझे बताएं, नहीं हुई फिर भी मुझे बताएं कि आपके साथ ज़्यादती की गई है आपके साथ। उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मारा, ये मैंने बच्चे को हिट किया, उसने पता नहीं अपनी तरफ से या उन्होंने उसके घर वालों ने अपनी तरफ से, पहले तो मेरे से बहुत शद्दत किया गया मेरे साथ। उसके बाद मैं नहीं मान रहा था, बहुत ज़्यादा शद्दत किया गया। फिर उन्होंने मुझे असले के ज़ोर भी दिया कि आपके घर वालों को, आपके भाइयों को, आपकी फैमिली को भी मारा जाएगा, यानी कि आपको अगर आपने बयान कोई गलत हमारे ख़िलाफ़ दिया तो उनके पास यानी कि बहुत वो डर गए थे, सहम गए थे बहुत ज़्यादा
उनकी जान को एक ख़तरा पैदा हो गया। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि एक बंदा उनमें से कह रहा था कि मैं तुझे अपने डेरे पे लेके जाऊंगा, तेरी फैमिली को, तेरे भाइयों को डेरे पे लेके जाऊंगा। मैंने उन्होंने बयान डर की वजह से दिया है, हकीकतन आप समझते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। ख़वातीन और हज़रात, ये स्टोरी आप सब तक पहुंचाने का मकसद ये था कि कानून की बालादस्ती की बात की जाए। अगर हम एक लम्हे के लिए इस बात को तस्लीम भी कर लेते हैं कि कारी साहब ने कुछ ऐसा करने की कोशिश भी की होगी, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप एक बारीश शख्स की दाढ़ी काट दें, आप उसकी भवें मूंड दें, आप उसके साथ इंसानियत सोच तशद्दुद करते हुए उसे नीम बराना हालत में उन तमाम घरों पर लेकर जाएँ जहाँ जहाँ पर वो कुरान मजीद की तालीम देता था, और उसका मुआशी तौर पर कत्ल कर दें। वो जिन 15 घरों में पढ़ाता था, उन 15 घरों से उसका वो मुआशी सिलसिला जो है वो मुनक़ते कर दें। आप उसको बल्ले के साथ मारें, आप उसकी दाढ़ी मूंड दें, आप उसको कान पकड़वा कर मारें, और आप उसको इस कदर तजलील करें, और फिर बाद में जब आप उसको उसके घर छोड़कर चले जाते हैं, तो पुलिस का माशाल्लाह से यहाँ पर किरदार कुछ इस तरह से है कि वो सिविल कपड़ों में बगैर FIR के इंदराज के, बगैर लेडी कांस्टेबल के, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए इनके बेडरूम तक आता है, जहाँ पर इनकी जवान बेटियां भी मौजूद हैं, और यह सारा मामला होता है। 20,000 रुपया इनसे 1.5 लाख की डिमांड की जाती है, और 20,000 रुपये की अदायगी के बाद इनको FIR की कॉपी फराम की जाती है कि जनाब ये FIR दर्ज हो गई है। और उस FIR के अंदर भी झोल ये है कि वहाँ उस FIR में ये लिखा गया है कि हमने रंगे हाथों कारी साहब को पकड़ा, जबकि उस वायरल होने वाली वीडियो में भी और इस वक्त भी जो कारी साहब पर तशद्दुद करने वाली फैमिली है, उनके ये बयानात हैं कि हमने मौके पर नहीं कारी साहब को पकड़ा था, बल्कि 2 दिन पहले कारी साहब ने हरकत की जिसकी इत्तला हम तक मौसूल हुई थी। सो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। कानून को हाथ में लेने की बजाय अगर कोई भी ऐसा मामला हुआ था, तो मेरी तमाम हुकाम बाला से गुजारिश है, बिलखुसूस IG पंजाब से गुजारिश है कि इस मामले के अंदर ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए जो भी इसके अंदर मुलजिम है, जो भी इसके अंदर कल्प्रिट है, उसको करार वाकई सज़ा दी जाए, और जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया है उनको भी करार वाकई सज़ा दी जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।